हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो इसमें हम ऑलरेडी 2 वीडियोस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड बेसिकली क्या होता है, देखो नॉर्मल आपको सिर्फ डिमांड पता ही है, हमने 11th में पढ़ा था माइक्रो में, पर अब हम मैक्रो में पढ़ रहे हैं। और मैक्रो किसकी पढ़ाई होती है भाई, एट द लेवल ऑफ अ होल कंट्री या फिर होल इकोनॉमी। तो यानी कि हम एक इंसान, एक फर्म, एक मार्केट की डिमांड के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पूरी कंट्री, पूरी इकोनॉमी की डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, टोटल आप कह लो टोटल डिमांड जो है किसी भी इकोनॉमी में, वो हो जाएगी एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी कमोडिटी की एग्रीगेट डिमांड को मेजर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, हमें नहीं समझ आता। तो हम उसे कैसे मेजर करते हैं, हम उसे मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। क्योंकि क्या होता है, हर चीज़ को बनाने में हर चीज़ को ख़रीदने में हम खर्चा करते हैं, उसकी हम डिमांड कब कर रहे हैं, मतलब जब हम खर्चा कर रहे हैं। तो जितना खर्चा हुआ है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, उसे हम निकालें तो हमें पता चल जाएगा एग्रीगेट डिमांड कितनी जनरेट हुई है। तो एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर दैट वी आर प्लानिंग टू इनकर ऑन द परचेज ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। एक चीज़ याद रखनी है, ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं होता, ये वो एक्सपेंडिचर दैट वी आर प्लानिंग टू इनकर, हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। फिर हमने एग्रीगेट डिमांड का कर्व भी देखा था। एग्रीगेट डिमांड का कर्व कैसा होता है, ये है हमारा वाई एक्सेस, ये है हमारा एक्स एक्सेस। यहाँ पे होती है हमारी इनकम लाइन, जो कि 45 डिग्री इनकम लाइन होती है, याद है। ये होता है हमारा एग्रीगेट डिमांड, ठीक। ये वाला जो है आपका पोर्शन, ये वाला जो मैंने अभी शेड किया है, इसमें यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और इनकम कम है। तो डिमांड ज़्यादा है, इनकम कम है, इसका मतलब हम डिस सेविंग कर रहे हैं। इस पॉइंट पे दोनों चीज़ें बराबर हैं। और इस पॉइंट, इसके बाहर की तरफ ये वाला पोर्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम ज़्यादा है, हम एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अब इनकम ज़्यादा, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं कम, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ सेव कर रहे हैं ना पोर्शन। तो ये पोर्शन है सेविंग, ये पोर्शन है डिस सेविंग, जहाँ पे हमारा खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है। और ये यहाँ पर दोनों बराबर है, ओके। ये चीज़ें पढ़ी थी। और हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दोनों सेम हैं, तो वो एक ही, मतलब उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते रहते हैं। फिर उसके बाद हमने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उन्हें हमने 3 तरीके से पढ़ा था। एक आपका 2 सेक्टर मॉडल होता है, एक 3 सेक्टर मॉडल होता है, एक 4 सेक्टर मॉडल होता है। 2 सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, C+I, यानी कि सिर्फ 2 ही सेक्टर्स हैं। मतलब आपका हाउस होल्ड सेक्टर, एक प्रोड्यूसर वाला सेक्टर। तो हाउस होल्ड क्या कर रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यहीं अगर मैं जी को जोड़ दूँ, यानी कि क्या हो गया आपका 3 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल हो गया, जहाँ पर आपने जी गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है ना, उसे भी जोड़ दिया। ये 3 सेक्टर्स हो गए। इसी के साथ मैं जोड़ दूँ आपका X - M, ये 4 सेक्टर मॉडल हो गया। 4 सेक्टर मॉडल में ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड के। ये 4th वाला क्या है, X - M, मतलब नेट एक्सपोर्ट्स। एक्स यहाँ पर क्या है, एक्सपोर्ट, एम क्या है, इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट को माइनस कर दो, नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 आपके कंपोनेंट्स होते हैं 4 सेक्टर मॉडल में। तो ये सारी कहानी हमने लास्ट 2 वीडियोस में पढ़ी है। अगर आपने नहीं देखे हैं अगर वीडियोस और समझना चाहते हो तो डेफिनेटली देख सकते हो। आई बटन पर क्लिक करके सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएगी। अब आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड पढ़ लिया, उसके कंपोनेंट्स पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, देखो एग्रीगेट सप्लाई सिंपली क्या है, वो सारा मतलब आप कह लो एग्रीगेट सप्लाई टोटल मतलब क्या कहते हैं, प्रोडक्शन जो कि सारे प्रोड्यूसर्स करना चाहते हैं एक अकाउंटिंग ईयर में। जैसे एक तो एग्रीगेट डिमांड के बारे में हमने क्या पढ़ा, टोटल एक्सपेंडिचर जो हम प्लान कर रहे हैं करने का सारे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने में। इसी तरह एग्रीगेट सप्लाई क्या है, टोटल, या फिर आप कह लो सम टोटल, या फिर नहीं, टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन of goods and services planned by all the producers in
एन अकाउंटिंग ईयर, ये ज़रूर याद रखना है, एक अकाउंटिंग ईयर में। और जब आपको पता चला कि एक अकाउंटिंग ईयर की बात हो रही है, यानी कि एक पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। एग्रीगेट डिमांड भी कैसा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसमें भी हम एक अकाउंटिंग ईयर की बात करें। तो एग्रीगेट सप्लाई सिंपली क्या है, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू इन एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि सारे प्रोड्यूसर्स मिलके कितना प्लान कर रहे हैं कि भाई हम इतना प्रोड्यूस कर लें इस अकाउंटिंग ईयर में, इतने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर लें, वो हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई। तो ये ज़रूर याद रखना है, प्लान्ड बाय, ये एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं होता, वो प्रोडक्शन है जो हम प्लान कर रहे हैं। जैसे कि ये 100 यूनिट्स अगर मैं प्लान कर रही हूँ बनाने का इसकी, तो ये हो जाएगी मेरी एग्रीगेट सप्लाई। और इसी तरीके से सबकी एग्रीगेट सप्लाई का टोटल कर दो तो वो हो जाएगी आपकी एग्रीगेट सप्लाई। पर अब आप खुद सोचो कि एग्रीगेट सप्लाई करने को, एग्रीगेट सप्लाई उसका जो अगर हम मेजर करेंगे उसको, तो वो भी बहुत डिफ़िकल्ट है। जिस तरीके से एग्रीगेट डिमांड मेजर करना डिफ़िकल्ट है, एग्रीगेट सप्लाई करना मेजर करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। अब इसे हम कैसे मेजर करेंगे? देखो, जब भी हम कोई चीज़ बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उस प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, उस प्रोडक्शन में मेरी 4 चीज़ें यूज़ होती हैं। आपने पढ़ा होगा, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम यूज़ करते हैं, उनकी हेल्प से ही सामान बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है आपके? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में। अब ये जो चारों यूज़ कर रहे हैं हम, इनकी इनकम देते हैं ना। लैंड की इनकम क्या होती है आपकी? रेंट। ठीक है, लेबर को हम क्या देते हैं? वेजेस देते हैं। कैपिटल पे हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं। एंटरप्रेन्योर जो होता है उसको मिलता है प्रॉफिट। अब यानी कि ये हो गई इन लोगों की इनकम हो गई कि नहीं? तो ये जो सारी इनकम है, टोटल इनकम, ठीक है, इस टोटल इनकम को जब हम ऐड कर देते हैं, एग्रीगेट इनकम, टोटल इनकम को जब हम ऐड कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाती है? एग्रीगेट सप्लाई। समझ आया? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई को मेजर करना कि कोई इंसान कितना प्लान कर रहा है प्रोड्यूस करने के लिए, उसको मेजर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि भाई कोई भी सामान अगर वो बनाना चाह रहा है तो उसमें वो सारी चीज़ें यूज़ करेगा, इन सारी चीज़ों के लिए वो पे करेगा। अब कितना उसने पे किया है, हर किसी ने कितना पे किया है एक सामान को बनाने के लिए, इतनी यूनिट्स बनाने के लिए, उस सबको ऐड कर दो, आपको पता चल जाएगा भाई इतनी एग्रीगेट सप्लाई जनरेट हुई है, राइट। तो यानी कि एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होती है? वाई, यानी कि AS इज इक्वल्स टू वाई, ये याद रखना है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था एग्रीगेट डिमांड के बारे में, उसे हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के टर्म्स में मेजर करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर है और एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर है, क्योंकि हम इनकम के टर्म्स में उसे मेजर करते हैं। ये 2 इक्वेशंस, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। AD इज इक्वल्स टू AE, AS इज इक्वल्स टू वाई। ये हो गया। अब आपको समझ आ गया कि एग्रीगेट सप्लाई ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, उसे हम इनकम के टर्म्स में क्यों मेजर करते हैं, ये सब समझ आ गया। और ये भी एक और चीज़ बतानी है आपको, जैसे ये इनकम है, जैसे हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड और इनकम का स्केड्यूल बनाया था। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही थी, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही थी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि ये है आपका इनकम, ठीक है, 80, तो अब इसका एग्रीगेट सप्लाई से क्या रिश्ता होगा? ऑब्वियसली देखो, अभी मैंने इतनी ज़ोर से चिल्ला के बताया, लिखा भी था कि एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो इनकम के बराबर होती है, यानी कि ये दोनों बराबर ही होंगी। एग्रीगेट सप्लाई हमेशा इनकम के बराबर होगी। इसका मतलब क्या है? अब ये जो एक टेबल मैंने बनाई है, सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या है? एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर क्यों होगी? क्योंकि इसका मतलब ये है कि जितना भी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्लान कर रहे हैं बनाने का, यानी कि वो चाहते हैं कि उनका सारा का सारा माल बिक जाए। क्या बोला मैंने? लाइन को याद रखना। इसका मतलब ये है, ये जो एग्रीगेट सप्लाई और इनकम बराबर है, इसका मतलब ये है कि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं ना, वॉट एवर दे आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस, दे वांट कि वो सारा का सारा उनका बिक जाए, सेल हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। इसका मतलब क्या है? Y इज इक्वल्स टू AS। ठीक है, पॉइंट्स में लिखती जा रही हूँ। अब Y इज इक्वल्स टू AS का मतलब क्या है? प्रोड्यूसर्स वांट
to sell everything that they are planning to produce, यानी कि वो जितना भी प्लान कर रहे हैं प्रोड्यूस करने का, वो चाहते हैं कि वो सारा का सारा माल है ना उनका बिक जाए। अब वो ये क्यों चाहते हैं, वो ऐसा क्यों चाहते हैं कि सारी की सारी चीज़ें उनकी बिक जाए, कुछ भी ना बचे? ऐसा इसीलिए चाहते हैं कि देयर इज़ एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी में क्या है, एक्सेस कैपेसिटी है। एक्सेस कैपेसिटी मतलब आप कह लो एक्स्ट्रा माल पड़ा हुआ है। सिंपल सी भाषा में समझने के लिए याद रखो कि इकोनॉमी में क्या है, एक्स्ट्रा माल पड़ा हुआ है, यानी ये एक्सेस कैपेसिटी है। अब ऑब्वियसली वो यही चाहेंगे ना कि मतलब ऑलरेडी एक्सेस एक ऑलरेडी माल पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, अब वो जितना भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सारा का सारा मिल करके बिक जाए। ऑब्वियसली हर प्रोड्यूसर यही चाहता है, वो ये तो नहीं सोचता कि मेरा थोड़ा सा माल बच जाए मैं यूज़ कर लूँ, नहीं, वो सारी चीज़ें बेचना चाहता है। तो आपको याद रखना है कि Y इक्वल्स टू एस का मतलब क्या है, प्रोड्यूसर्स वांट दैट वट एवर दे आर प्रोड्यूसिंग वो सारा का सारा बिक जाए। दे विश टू स्पेंड ऑल ऑफ इट। उसका रीज़न क्या है, वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं कि उन्हें पता है कि देयर इज़ द एक्सेस कैपेसिटी दैट एग्जिस्ट्स इन आवर इकोनॉमी। अब पॉइंट ये आता है कि हम ऐसा क्यों मान रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है। ये बहुत लंबी कहानी है, थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा हम क्यों मान के चल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है, एक्स्ट्रा माल पड़ा हुआ है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि क्योंकि ये जो पॉइंट है ना ये वाला, देयर इज़ एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, एवं नहीं बोला है किसी ने, ये एक थ्योरी पर बेस्ड है। किसकी थ्योरी? आपने नाम सुना होगा कीन्स का, ठीक है, प्रोफेसर कीन्स, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं ये। इनकी बहुत सारी थ्योरीज हैं, मॉडल्स हैं, ठीक है, जिनमें से एक इन्होंने मॉडल डेवलप किया था जब यूएस में बहुत बड़ा डिप्रेशन देखने को मिला था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ग्रेट डिप्रेशन। उसका नाम ही है ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। कब हुआ था? 1930s में। तो 1930s में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तो इन्होंने क्या किया था, ग्रेट डिप्रेशन मतलब क्या होता है, डिप्रेशन आप ये कह लो, डिप्रेशन एक ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाती है इकोनॉमी में जब सब कुछ स्टॉप हो जाता है, सब कुछ फीका पड़ जाता है। डिप्रेशन समझते हो, मतलब सब कुछ एकदम स्लो हो गया है, रुक गया है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि लोगों के पास ना हाथों में पैसा नहीं होता, इनकम नहीं होती। इनकम नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो जब डिमांड नहीं करेंगे, और जब डिमांड नहीं करेंगे तो जो भी प्रोड्यूसर्स ने माल बनाया हुआ है उनके पास पड़ा रहेगा ना, यानी कि एक्सेस कैपेसिटी होगी। समझ आ रहा है? तो उस टाइम पे क्या था, ग्रेट डिप्रेशन था, 1930s की बात है। उस टाइम पे एक्सेस कैपेसिटी थी हमारी इकोनॉमी में, तब उन्होंने ये मॉडल डेवलप किया था, एक मॉडल डेवलप किया था, और उन्होंने बताया कि इकोनॉमीज़ में होता है हमेशा कभी ना कभी एक्सेस कैपेसिटी होती है। तो ये बात उसी पर बेस्ड है। अब देयर इज़ एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, और इसीलिए जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं दे वांट कि वट एवर दे आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस दे विश टू सेल ऑल ऑफ इट, वो सारा का सारा बेचना चाहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आती होगी। इसीलिए ही क्या होता है, जो एस है वो वाई के बराबर है। अगर ये चीज़ पूरी कहानी देखो नहीं समझ आई हो, वीडियो को प्लीज़ 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 रिवाइंड करके देख लेना ज़रूर। जहाँ से मैंने आपको ये पोर्शन और ये सब समझाना स्टार्ट किया है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो बार देख लें, 2-3 मिनट ही होंगे, 5 मिनट हो गए होंगे, 10 मिनट देख लेना, ठीक है, 5-5 करके 2 बार तो देख लेना पर, क्योंकि समझ आना चाहिए पॉइंट, ठीक है। एक बार और मैं दोबारा रिकॉल करा देती हूँ। क्या है, Y इज इक्वल्स टू AS होता है, ये हमने समझ लिया। एग्रीगेट सप्लाई को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ इनकम। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या है, प्रोड्यूसर्स वो सारी चीज़ें बेचना चाहते हैं। एग्रीगेट सप्लाई, वो सारी चीज़ें बेचना चाहते हैं जो भी उन्होंने प्लान किया है बनाने का। अब ऐसा क्यों करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें क्यों बेचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। अब वो ऐसा क्यों मानते हैं कि एक्सेस कैपेसिटी है, ये जो अजम्पशन है, अजम्पशन इज बेस्ड ऑन कीन्स थ्योरी, ठीक है। कीन्स की एक थ्योरी है जो कि उन्होंने डेवलप करी थी, उसके ऊपर बेस है। उन्होंने यही माना था कि हर इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी होती है, मतलब काफ़ी इकोनॉमीज़ में एक्सेस कैपेसिटी होती हैं। तो ये सारी कहानी उन्होंने बताई थी। अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट देना है ना, मैं शॉर्ट में लिखा हुआ है सारी चीज़ें, राइट। अब इसके बाद मैं बताती हूँ आपको इसका एएस का कर्व कैसा होता है, ये भी जानना ज़रूरी है। देखो एग्रीगेट डिमांड का कर्व कैसा होता है,
जस्ट अभी मैंने बताया था स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। अब एग्रीगेट सप्लाई का कर्व कैसा होगा, ऑब्वियसली जब देखो हमने बनाया था एग्रीगेट डिमांड का कर्व, है ना, तो मैंने क्या बताया था, ये यहाँ पे होती है वाई 45 डिग्री इनकम लाइन, बताया था ना, यही बताया था। और यहाँ पे ऐसे मैंने एग्रीगेट डिमांड का कर्व बना दिया था। अब वाई जो है वही तो एग्रीगेट सप्लाई है, यानी कि ये जो 45 डिग्री इनकम लाइन है ना, यही हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, हमें कहीं नहीं जाना है। यहाँ पे देखो ये है क्या 20, ये है 40, ये है 60, ये है आपका 20, ये है 40, ये है 60। तो जैसे जैसे आपकी यहाँ पे आ गई आपका एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, तो आपका क्या है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ रही है। तो ये आपको याद रखना 45 डिग्री इनकम लाइन होती है। और एग्रीगेट डिमांड कैसी होती है, ये इनकम लाइन, और यहाँ पे ये एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये आपको याद रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है ना किसका, एग्रीगेट सप्लाई का, ये कहाँ पर वैलिड है या फिर कहाँ किसके ऊपर बेस्ड है, ये उन्हीं इकोनॉमीज़ के ऊपर बेस्ड है जहाँ पर एक्सेस कैपेसिटी होती है, ठीक है। ये ज़रूर याद रखना है, क्योंकि हमने वो एक अजम्पशन माना था कि भाई एक्सेस कैपेसिटी है इकोनॉमी में, और वो भी कीन्स की थ्योरी पर बेस्ड था। अब ज़रूरी भी नहीं है ना हर इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी हो, तो ये ज़रूर आपको याद रखना है कि ये जो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है, इट इज़ बेस्ड ऑन या फिर इट इज़ फॉर दोज इकोनॉमीज़ विच हैव एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्टिंग इन देयर इकोनॉमी। तो ये आपको याद रखना है, ये सारी चीज़ें। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है और एग्रीगेट डिमांड में आपको समझ आ गया होगा। छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा वीडियो था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत थोड़े समझने वाले हैं, तो इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।